माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें रमा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई रमा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना ही था, उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती रमा को इतनी उल्टियां होती, सिर दर्द होता है, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियां होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। रमा के पति अमर उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर रमा कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो रमा, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसीलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। अमर का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती, लेकिन शिकायत करी भी तो किससे करे। उसकी सास शीला जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर राजेश ताने सुना सुनाकर और अमर के कान भरकर पूरा कर देता। या यूं कहें कि पुरुष होकर भी राजेश रमा के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में रमा को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। रमा की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। राजेश जैसा कहता उसकी सास शीला जी और वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को अमर सिर झुकाकर मान भी लेते। रमा ने कई बार कहा, अमर, घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन राजेश के कहे शब्द अमर भी रमा के सामने दोहरा देता, तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं, जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। रमा ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली, लेकिन समय के साथ रमा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर के सिवाय रमा के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चों के मोह के कारण अमर रमा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर शीला जी और राजेश का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन रमा भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों नंदे फोन से तो देवर और सास घर में रोज रोज रमा को ताने देना और बातें सुनना शुरू कर दिए। वो हर रोज रमा को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देने व्यंग करते रहते। रमा भी अब पलट कर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर अमर ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहां चला गया। लेकिन वहां भी वो बात में रमा को ये सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन रमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। अमर के कहने पर तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती, और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, रमा काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। इसी तरह रमा के दिन बीतते गए। रमा की शादी के 10 सालों बाद देवर राजेश की शादी हुई।
राजेश की शादी में रमा ने सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते वापस चली गई। ना उससे किसी ने ज्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि रमा को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू के अपार उम्मीदें, जिस वजह से रमा चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद रमा गर्मी की छुट्टियों में अमर के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने अमर से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन अमर नहीं माना। रमा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। राजेश का टिफिन और सुबह की चाय सासू माँ शीला जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। रमा की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे काम वाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना रमा ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद शीला जी ने रमा से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा रमा को कि शायद उसकी देवरानी पूजा की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में रमा से सिर्फ 2 टुक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में रमा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। अमर बैठकर राजेश के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां राजेश आ गया, जिसे देखकर अमर ने कहा, बड़ी देर कर दी राजेश, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर राजेश ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं पूजा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और पूजा का खाना लेकर राजेश कमरे में चला गया। इधर अमर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही अमर की नज़र रमा से टकराई, अमर ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और बगल में झांकने लगे। रमा के चेहरे पर न चाहते हुए भी अमर को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब रमा सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। राजेश ने पूजा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं। जब तक रमा भाभी हैं, तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएंगी, तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में ही दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? पूजा ने कहा। राजेश ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेंगी। रमा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे अमर खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराई और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी रमा ने पानी का बोतल अमर की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर रमा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर अमर भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने रमा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, रमा तुमको अपने मायके जाना था ना? सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते रमा ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अमर की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो अमर को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तक अमर नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रमा रसोई में गई तो देखा शीला जी और राजेश वहां पहले से मौजूद थे। शीला जी ने रमा से कहा, बहू लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी राजेश ने फिर तपाक से रमा पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ तुम बहुत भोली हो, इसलिए तो औरतें अलग रहने जाती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा?
गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तब रमा ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी, उतनी सीख पूजा को भी देना भूल गए हैं आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे की चाय, खाना, नाश्ता? क्या आपकी बीवी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी? पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। रमा को इतना कहते सुन राजेश को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े अमर से उनसे कहा, भैया देखा भाभी की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तब अमर ने पहली बार कहा, राजेश, अब मैं रमा के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ रमा के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। हर बार रमा को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर अमर ने रमा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर राजेश ने अमर की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि रमा और अमर दोनों ने ही रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.